राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिवर्स से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो यूनिवर्स टॉपिक है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके लिए एसएससी हो, बीपीएससी और कोई भी स्टेट एग्जाम हो या सीटेट आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी और ऑप्शन डी नन। तो जो यूनिवर्स का अध्ययन होता है उसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी टॉल्मी। तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को टॉल्मी ने दिया था। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो मेरा अर्थ होता है वो सेंटर में रहेगा और सन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। जियो का मतलब वही होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी बीच में रहती है, अर्थात सेंटर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो सन है वो सेंटर में रहेगा और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो सन सेंटर में है इसीलिए इसको हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी टॉल्मी, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केपलर। ग्रहों की गति का जो नियम था उसने केपलर ने दिया था। उन्होंने बताया था जो ग्रहों का पथ होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है अर्थात हाइपरबोला होता है। इसी पथ पे वे परिक्रमा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेंटर, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी बल्ज, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो गैलेक्सी है वो हमारी आकाशगंगा के एक नेम है। जो मिल्की वे होती है हमारी आकाशगंगा, जो उसका नाम जो है वो मिल्की वे है। और उसके जो केंद्र होता है उसके केंद्र को हम बल्ज के नाम से जानते हैं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकाशगंगा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी सर्पिलाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। जो आकाशगंगा होती है इसके 3 टाइप होते हैं, वो भी संरचना के आधार पे। जो पहला होता है वो आयताकार होता है, जो दूसरा होता है वो सर्पिलाकार होता है और जो तीसरा होता है वो अनियमिताकार होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है, अनियमिताकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोस यश किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 2500 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष। जब 25 करोड़ वर्ष होता है उसी को कॉस्मोस यश कहते हैं। अर्थात जब सूर्य एक आकाशगंगा का परिक्रमा करता है तो उसे परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इसी वर्ष को हम कॉस्मोस यश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से जब 1.44 गुना बड़े तारों में विस्फोट होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए येलो स्टार, ऑप्शन बी एम्ब्रो स्टार, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन स्टार और ऑप्शन डी नन। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन स्टार होगा। जब सूर्य के आकार से 1.44 गुना बड़े तारों में जो विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है और जब बराबर या उससे छोटा होता है तो श्वेतवामय स्टार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी का एकमात्र ग्रह है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा B3, ऑप्शन सी हाइड्रा और ऑप्शन डी एंड्रोमेडा। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी का एकमात्र जो ग्रह है वो प्रोक्सिमा B3 होता है। जो हाइड्रा है वो सबसे बड़ा तारामंडल है और एंड्रोमेडा की बात की जाए जो हमारी आकाशगंगा है उससे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोक्सिमा B3, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी का एकमात्र ही ग्रह है जो प्रोक्सिमा B3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूर्य का आंतरिक भाग है? ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी कोर मंडल और ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर सूर्य के आंतरिक भाग की बात की जाए तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोर मंडल होता है। सूर्य का जो भाग होता है वो 6 होते हैं।
तीन जो होता है इंटरनल होता है और जो तीन होता है वो एक्सटर्नल होता है। जो तीन होते हैं इंटरनल में कोरमंडल आता है, विकिरण मंडल आता है और संवहन मंडल आता है, और वायुमंडल में प्रकाश मंडल आता है, वर्णमंडल आता है और कोरोना आता है। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोरमंडल। उत्तरी ध्रुव पर चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऑरोरा बोरियोलिसिस, ऑप्शन बी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑरोरा बोरियोलिसिस होता है। उत्तरी ध्रुव पर जो हवाएं चलती हैं उसे ऑरोरा बोरियोलिसिस के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव में हवाएं चलती हैं उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑरोरा बोरियोलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी 2003। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो 2006 ईस्वी में हुई थी, और इसमें यह बताया गया था कि जो पहले ग्रहों की संख्या 9 थी उसमें से अब ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है, अर्थात जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रह को हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जोबियन ग्रह है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी सभी। तो जो जोबियन ग्रह होते हैं, जोबियन ग्रह को हम बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जोबियन ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, जोबियन ग्रह की बात कर रहा है तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, शनि होगा। क्योंकि जोबियन ग्रह वे होते हैं जैसे जो मंगल ग्रह है और जो जुपिटर ग्रह है उसके बीच में जो एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, जो एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं उस जो एस्ट्रॉयड के बाहर जो ग्रह होते हैं उसको जोबियन ग्रह कहते हैं, और जो एस्ट्रॉयड के अंदर होते हैं उसे हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो जो पृथ्वी और जो मंगल है वो एस्ट्रॉयड के अंदर आते हैं ना कि बाहर, इसलिए जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है टाइटन, ऑप्शन बी डिमोस, ऑप्शन सी गैनीमेड और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहा है, तो जो जुपिटर का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो गैनीमेड होता है। क्या होता है, गैनीमेड होता है। गैनीमेड होता है जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह। अगर टाइटन की बात की जाए, जो टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। जो टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, और जो डिमोस है वो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के किस भाग में सौर कलंक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी कोरमंडल, ऑप्शन सी कोरोना और ऑप्शन डी संवहन। जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, क्योंकि प्रकाश मंडल जो है, प्रकाश मंडल में सन स्पॉट पाए जाते हैं जिसे हम सौर कलंक के नाम से भी जानते हैं। सन स्पॉट्स पाए जाते हैं जिसे सौर कलंक के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्य के ये प्रकाश मंडल भाग में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो सूर्य के भाग होते हैं वो 6 होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं और 3 एक्सटर्नल होते हैं। अगर 3 इंटरनल की बात की जाए तो जो पहला होता है वो कोर मंडल होता है, जो दूसरा होता है वो विकिरण मंडल होता है, और जो तीसरा होता है वो संवहन मंडल होता है। अगर वही बाह्य मंडल की बाह्य परत की बात की जाए, अर्थात सूर्य के जो बाह्य भाग होते हैं उनकी बात की जाए, तो जो पहला होता है वो प्रकाश मंडल होता है, जो दूसरा है वो वर्णमंडल होता है, जो तीसरा है वो कोरोना होता है। कोरोना को हम लोग किरीट के नाम से भी जानते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।